हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज को DSR क्लासेस से पिछली बार जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था मुद्रा का प्रादुर्भाव। अब मुद्रा के प्रादुर्भाव से पूर्व वस्तु विनिमय को जानना अति आवश्यक होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वस्तु विनिमय का अर्थ और वस्तु विनिमय की में आने वाली कठिनाई। क्योंकि मुद्रा का प्रादुर्भाव होने के पीछे मूल कारण क्या रहा है? मुद्रा के प्रादुर्भाव के साथ साथ कुछ कठिनाइयां जो पूर्व में वस्तु विनिमय से संबंधित थी, उस वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को कम करने के लिए, उसे हटाने के लिए मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कि भविष्य में होने वाले सौदों के लिए, मूल्य के मापन के लिए, वस्तुओं के संचय के हिसाब से इन सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। यानी जो जो वस्तु विनिमय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसी को ध्यान में रखते हुए मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, मुद्रा का जन्म हुआ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वस्तु विनिमय का अर्थ और उसकी कठिनाइयां, इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब जो टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ एवं कठिनाइयां। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली आपको नाम से ही पता चल जाती है। काफी छोटी क्लासों में भी इसको बताया जाता है कि वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु को देना। घरों में भी आपने देखा होगी, आस पड़ोस में भी कभी कभार कोई वस्तु की कमी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, पड़ोसी के पास जाते हैं और उस वस्तु को ले आते हैं और उसके बदले में कुछ दूसरी वस्तु दे देते हैं। जो हमें आवश्यकता होती है वह वस्तु पड़ोसी से लेना और पुनः पड़ोसी को उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु दे देना, यही वस्तु विनिमय भी है। और आज भी ये चल रहा है। कुछ उसका जो लेवल पूर्व में था वो काफी विकसित था, लेकिन अब जो लेवल हो गया वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है। तो वह प्रणाली पूर्व में चला करती थी जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हो पाया था, मुद्रा का जन्म नहीं हो पाया था। तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर एक दूसरे स्वयं का के द्वारा उत्पादित हो सकती है उस वस्तु, या देखो वस्तु का उत्पादन होना आवश्यक है, यानी स्वयं के द्वारा उत्पादित होना, उसकी जो अतिरिक्त मात्रा है उस अतिरिक्त मात्रा की वस्तु या सेवा का लेन देन वस्तु विनिमय के रूप में करना। यानी कहने का मतलब है किसान के द्वारा अपने अनाज के बदले में, जो अतिरिक्त अनाज है उसके बदले में वस्त्र प्राप्त करना वस्त्र विक्रेता से। तो ये परस्पर संबंध हो गया। यानी अनाज किसान के द्वारा अनाज दिया जाता है किसके बदले में, वस्त्र के बदले में, और वस्त्र विक्रेता के को वस्त्र के बदले में क्या दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है। यही उदाहरण दे रहे हैं, अनाज के बदले वस्त्र। तो ये वस्तु विनिमय हो गया। यानी अनाज देने वाला कौन होगा, किसान, और वस्त्र देने वाला, वस्त्र बुनकर बनाने वाला, वस्त्र बनाने वाला व्यक्ति, वो क्या करेगा, वस्त्र के बदले में अनाज देगा और किसान अनाज के बदले में वस्त्र लेगा। यही क्या है, वस्तु विनिमय। देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा कि जब हम किसी परिभाषा को याद करते हैं तो उसकी कठिनाइयां हमारे सामने यथावत निकल के आ जाती है। अब इस कठिनाइयों के निराकरण के लिए आपको यहां ध्यान रखना होगा कि जो वस्तु विनिमय है उसमें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ दोहरे सहयोग की कठिनाई। अब देखिए दोहरे सहयोग की कठिनाई क्या होती है कि जिस व्यक्ति के पास जो अतिरिक्त वस्तु है वो देकर उसे जो वस्तु प्राप्त करनी है उस व्यक्ति के पास भी वह अतिरिक्त वस्तु होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब जो मैंने उदाहरण लिया था, यानी किसान के पास अनाज अतिरिक्त मात्रा में होना चाहिए और वस्त्र विक्रेता के पास वस्त्र भी अतिरिक्त मात्रा में होने चाहिए। यहाँ इन दोनों का जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक वस्तु विनिमय नहीं हो पाएगा। यानी किसान के पास अनाज का अतिरिक्त होना और वस्त्र विक्रेता के पास वस्त्र का अतिरिक्त होना, तभी ये स्थिति बन पाएगी, ये वस्तु विनिमय हो पाएगा। यदि इन दोनों चीजों का अभाव, दोनों में से एक भी चीज का अभाव होगा तो वस्तु विनिमय नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक किसान, उसके पास अनाज तो है लेकिन अतिरिक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, वह उस अनाज को त्यागेगा नहीं और दूसरी वस्तु प्राप्त करेगा नहीं। तो दोहरे सहयोग का होना भी आवश्यक होता है। यहाँ दोहरे सहयोग की समस्याएं होती है। काफी बार किसान के पास अतिरिक्त अनाज नहीं होता है
वस्त्र विक्रेता के पास वस्त्र अधिक है लेकिन वो अनाज प्राप्त करना चाहता है, लेकिन किसान के पास अतिरिक्त अनाज नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों की आवश्यकता होना, दोनों के पास अतिरिक्त वस्तु का होना, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है, तब जाके वो अतिरिक्त सहयोग यानी सहयोग की स्थिति उत्पन्न हो पाती है और वह वस्तु विनिमय हो पाता है। तो इस स्थिति को ढूंढने के लिए उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर सेकंड पॉइंट रखा है वस्तु के मूल्य मापन में कठिनाई। देखिए काफी बार क्या होता है कि कोई भी वस्तु है उसकी अतिरिक्त मात्रा का निर्धारण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। कोई वस्तु अतिरिक्त मात्रा में दी जाती है तो उसका निर्धारण कैसे किया जाए, उसको कैसे मापा जाए, कितना उसको दिया जाए उसके बदले में। तो उसके मापन की जो स्थिति है, यानी किस वस्तु के बदले में कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में दी जाए, कितनी मात्रा में दी जाए। जैसे 50 किलो गेहूं है, उसके बदले में कितना मीटर कपड़ा दिया जाए, या हमें 55 मीटर कपड़े की आवश्यकता है तो उसके लिए कितना अधिक अनाज दिया जाए। तो इस वस्तु के मापन की जो समस्या है वो यहां पर सामने खड़ी हो जाती है। फिर तीसरा पॉइंट आया है भावी बचत संभव नहीं, क्योंकि इस स्थिति के अंदर क्या होता है कि क्योंकि जो चीजें नष्ट होने योग्य होती हैं, जैसे सब्जी है, फल है, मांसाहारी जो चीजें होती है, मांस, मच्छियां, अंडे हैं, ये क्या हो जाते हैं एक समय के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अनाज है उसको भी लंबे समय तक हम लोग संचय करके नहीं रख सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि अनाज को भी साल 2 साल से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो सड़ जाते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो भावी बचत करना भी संभव नहीं होता है। फिर आता है अविभाज्य वस्तु के विनिमय प्रणाली में कठिनाई। देखिए काफी बार ऐसी चीजें होती है कि किसी व्यक्ति को भैंस की आवश्यकता है, जैसे एक किसान को भैंस की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास एक बोरी गेहूं ही है या एक बोरी गेहूं की आवश्यकता है, और सामने वाले व्यक्ति के पास केवल मात्र एक भैंस ही है, और उस भैंस का जो मूल्य 4 बोरी के बराबर है, 4 गेहूं की बोरी के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या उस भैंस के 4 टुकड़े किए जाए जिसके उसका विभाजन हो सके, क्योंकि उसके अगर 4 टुकड़े किए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उसका कोई औचित्य नहीं रह पाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगी। तो बहुत सारी ऐसी वस्तु है उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो विभाजन जैसी समस्याओं का सामना भी किया जाता है। गाय का मूल्य ले लीजिए, बकरी का मूल्य ले लीजिए। बकरी का मूल्य अगर 2 बोरी गेहूं है लेकिन अगले वाले के पास 1 बोरी है, तो ऐसी स्थिति में वो उसका विभाजन कैसे करेगा। इस प्रकार की समस्याओं का सामना भी वस्तु विनिमय के अंतर्गत करना पड़ता है। और अंतिम है उधार लेखे में कठिनाई। काफी बार क्या होता है कि हम अनाज को दे देते हैं और देने के पश्चात 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद उसका पुनः उस वस्तु को चुकाएंगे। तो उस वक्त उस वस्तु का कितना मूल्य हो, कितना उसे चुकाना होगा, उसका निर्धारण करना भी एक सबसे बड़ी समस्या है वस्तु विनिमय की। बहुत अधिक समस्याएं से जूझना पड़ा इस विनिमय के अंतर्गत। तो क्योंकि जब कोई वस्तु वर्तमान और जिसको चुकाना है भविष्य में, तो उस भविष्य में उस वस्तु का कितना मूल्य रहेगा वह निर्धारण करना भी वस्तु विनिमय की मूलभूत समस्याओं में रहा है। तो इस सारी समस्याओं के निराकरण के लिए ही मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें वो सारे गुण, दोहरे सहयोग की आवश्यकताओं की जो समस्या थी उसको निपटा दिया गया, वस्तु के मूल्य के मापन की समस्या थी उसको निपटाया गया, संचय से संबंधित है क्योंकि मुद्रा को हम लोग कई वर्षों तक उसको संचयित कर सकते हैं, उसका स्थान भी कम घेरती है, लेकिन जो वस्तु विनिमय है वो हमेशा स्थान भी अधिक घेरती है, क्योंकि जैसे आपने अनाज का संचय किया तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा स्थान की आवश्यकता रहेगी। अब हस्तांतरण की सुविधाएं आपके पास नहीं होती है कि जैसे मान लीजिए इस मकान को हमें आगे और हस्तांतरित करना है, बेचना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें उसकी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम ऐसा तो नहीं यहां से उठा के और सीधा और कहीं रख देंगे, लेकिन उसको हम लोग बेचकर वही मकान दूसरी जगह हम खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं, हस्तांतरण संबंधी सुविधा, उसमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है वस्तु विनिमय के अंतर्गत।
लेकिन मुद्रा विनिमय है उसके हस्तांतरण संबंधी समस्याओं का, विभाजन संबंधी समस्याओं का, भावी संचय संबंधी, उधार लेखे संबंधी सारी समस्याओं के निराकरण के लिए ही मुद्रा का प्रादुर्भाव किया गया और इस सारी समस्याओं का निराकरण किया गया। तो ऐसी स्थिति में आपको पता हो गया होगा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां कौन कौन सी। दोहरे सहयोग यानी दो व्यक्ति का होना और दो व्यक्ति के साथ साथ दोनों का उस वस्तु को का अतिरिक्त होना भी आवश्यक होता है। फिर वस्तु के मूल्य मापन में कि उसका मूल्य क्या हो, अतिरिक्त वस्तु का कितना मूल्य दिया जाए, वो कठिनाई। तीसरा, भावी बचत की हम लोग भविष्य में उसकी बचत कैसे करें, क्योंकि भविष्य में इन वस्तुओं के खराब होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इस कारण से फल है, सब्जी है, मांस मच्छी है, इनका। फिर विभाजन संबंधी यानी किसी भैंस के मूल्य की वो मूल्य अगर 4 बोरी गेहूं रखा गया है, यदि व्यक्ति के सामने पास एक ही बोरी गेहूं हो तो ऐसी स्थिति में उसका विभाजन कैसे किया जाए। और फिर आता है उधार लेखे यानी भविष्य में जो हमने अभी जो वर्तमान में किसी को माल दिया है तो और वो उसका भविष्य में उसका भुगतान करता है तो उससे कितना मूल्य या कितनी वस्तु ली जाए। इस प्रकार की समस्याएं वस्तु विनिमय में आती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और उसके साथ साथ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने इस वीडियो से संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा मुद्रा से संबंधित टॉपिक।